आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन दस्तावेजों, आंकड़ों और रिपोर्ट्स की गहराई में उतरेंगे जो 1994 के सिख विरोधी दंगों, उसके बाद के माहौल और इंसाफ की लंबी लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास के पन्नों में बेहद गहरा और दर्दनाक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सिर्फ इन स्रोतों से आई जानकारियों के जरिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 41 साल, जी हाँ 41 साल। दस्तावेज साफ बताते हैं कि हजारों जाने लेने वाली इस भयानक त्रासदी में किसी एक कद्दावर राजनेता को आजीवन कारावास की सजा मिलने में ठीक 41 साल लग गए। ये कोई छोटा वक्त नहीं है और ये सच में इस बात को दर्शाता है कि इंसाफ का इंतजार कितना लंबा और तकलीफ दे रहा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का का यह बयान बिल्कुल ठीक कहता है कि इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार बिना कानून व्यवस्था की खुली मदद के संभव ही नहीं है। यह एक बिल्कुल सीधा बयान है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य विषय तय करता है कि आखिर किस तरह से राज्य की मिलीभगत और संस्थागत कमियों ने जवाबदेही को दशकों तक रोके रखा। खंड एक रेयर कन्विक्शन। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला आया जहां कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुराने दस्तावेजों और इतिहास को देखते हुए इस सजा को सच में एक दुर्लभ कानूनी जीत माना जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह समझने की है कि ये कानूनी प्रक्रिया आखिर इतनी धीमी और पेचीदा क्यों थी। जरा क्रम पर ध्यान दें। 2005 में जस्टिस ननावती कमीशन ने नेताओं के नाम उजागर किए। सीबीआई ने केस तो दर्ज किए, लेकिन स्रोतों के मुताबिक कई बार क्लोजर रिपोर्ट्स दाखिल करके केस को वहीं बंद करने की कोशिश की। फिर 2015 में जाकर केंद्र ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई। 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने बंद हो चुके 7 मामले दोबारा खोले और आखिरकार अब फरवरी 2025 में सज्जन कुमार को सजा मिली। यानी कानूनी रुकावटों को पार करने में दशकों लग गए। खंड 2 फ्लैश पॉइंट 1984। अब इन हालिया फैसलों की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वक्त का पहिया घुमाकर वापस 1984 में चलना होगा ताकि हम समझ सकें कि उस समय ऐसी कौन सी भूराजनीतिक आग सुलग रही थी जिसने इस भयंकर हिंसा का रूप ले लिया। घटनाओं का क्रम देखें तो ये एकदम विस्फोटक था। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई और ठीक इसके बाद 1 से 3 नवंबर के बीच पूरे भारत में सिख विरोधी नरसंहार शुरू हो गए। सेना की कार्रवाई, तनाव और बदले की आग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसे रोका नहीं जा सका। खंड 3 द नवंबर मैसेकर्स। स्रोतों में दर्ज इन दंगों की कहानी बेहद दर्दनाक है। इन्हें बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल तटस्थ और सम्मानजनक तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। अगर हम आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से देखें तो एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे देश में 3,350 जानें गईं, जिनमें से 2,800 अकेले दिल्ली में थीं। वहीं दूसरी तरफ आजाद स्रोतों और मानवाधिकार संस्थाओं के अनुमान बिल्कुल अलग हैं। वो इन मौतों की संख्या 8,000 से लेकर 17,000 के बीच बताते हैं। आंकड़े भले ही अलग हों, पर दोनों पक्ष इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि इस नरसंहार का मानवीय नुकसान कितना विशाल और भयानक था। इन आंकड़ों से परे जब हम जमीनी कहानियों को पढ़ते हैं तो हकीकत और भी डरावनी लगती है। ये बयान इंसाफ नामक संस्था द्वारा एक रेफ्यूजी कैंप में लिए गए इंटरव्यू से है, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे का जिक्र है। उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई क्योंकि वो एक सिख है। ऐसी कहानियां हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि उन बड़े आंकड़ों के पीछे असली दर्दनाक मानवीय कहानियां छिपी हैं। एक और आंखों देखा हाल जरा सुनिए। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर घर से बाहर खींचा, मिट्टी का तेल डाला और जिंदा जला दिया। ये गवाहियां सीधे स्रोतों से ली गई हैं। इन्हें पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आम जनता द्वारा सहे गए भीड़ की हिंसा के अत्याचार को समझने के लिए इन किस्सों का वर्णन करना जरूरी है। और हिंसा का असर यहीं नहीं रुका। दस्तावेजों के अनुसार लगभग 20,000 सिख अपना सब कुछ छोड़कर खचाखच भरे बेहाल रेफ्यूजी कैंप्स में पहुंचे। सेना और पुलिस की निगरानी में बने इन कैंप्स में डर से सहमे हुए लोग थोड़े से खाने के मोहताज थे और वहां वो अपने लापता दोस्तों और रिश्तेदारों की थोड़ी सी भी खबर पाने के लिए तरस रहे थे।
खंड 4 कंप्लिसिटी एंड द स्टेट। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा बिना किसी रोक-टोक के कैसे फैल सकती है। अब हम उन संस्थागत खामियों और राज्य की मिलीभगत के आरोपों को समझते हैं जिन पर स्रोतों ने विस्तार से चर्चा की है। एडवोकेट फूलका के इंटरव्यू ने तंत्र की ऐसी कई खामियों को उजागर किया है। पहला, उन सिखों से हथियार छीन लिए गए जो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, पुलिस बस तमाशबीन बनी रही, या तो उन्होंने हिंसा को अनदेखा किया या उसे भड़काया। तीसरा, आमतौर पर एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया गया या कई अलग अलग हत्याओं को मिलाकर एक ही मुद्दा बना दिया गया। और चौथा और सबसे हैरानकुन, जिन अधिकारियों पर हिंसा के आरोप थे उन पर मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें अहम और बड़े पदों से नवाजा गया। और ये किस्सा जमीनी सच्चाई को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। ग्रुप कैप्टन तलवार की घटना को ही ले लीजिए। एक तरफ एक सम्मानित युद्ध वेटरन जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा, वो अपने लाइसेंस्ड हथियार से हवा में फायर करते हैं ताकि आग लगाती भीड़ से अपने परिवार को बचा सकें। और दूसरी तरफ पुलिस की प्रतिक्रिया देखिए। पुलिस उस हिंसा कर रही भीड़ को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है, पर तलवार और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती है, उनका हथियार जब्त कर लेती है और उन्हें 1 महीने तक जेल में डाल देती है। ये दस्तावेजी सबूत उस दुखंत हकीकत को पूरी तरह उजागर करते हैं। खंड 5, द मिलिटेंसी फॉलआउट। इन दंगों की आग शांत होने के बाद जो हुआ उसका असर और भी गहरा था। दस्तावेज और एकेडमिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1984 की त्रासदी के ट्रॉमा और इंसाफ में हुई देरी ने किस तरह नाराजगी पैदा की, जिसने आगे चलकर उग्रवाद या मिलिटेंसी की एक बड़ी लहर को हवा दी। एकेडमिक रिपोर्ट्स सिख मिलिटेंसी के सफर को क्रमवार तरीके से दिखाती हैं। शुरुआत होती है 1984 के बाद गहरे ट्रॉमा और अलगाव से। उसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे शुरुआत में आम लोगों का भारी समर्थन इन उग्रवादी विचारों को मिलने लगता है। लेकिन अगला दौर बहुत अहम है, जहां हिंसा राजनीतिक मुद्दों से हटकर आम मासूम लोगों की हत्या में बदल जाती है। और यही नतीजा बनता है उस आखिरी पॉइंट का जहां आम समाज का समर्थन पूरी तरह टूट जाता है और मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। आखिर मिलिटेंसी से लोगों का मोहभंग क्यों हुआ, उसका जवाब इस कोट में है। कई प्रमुख सिख नेताओं और यहां तक कि कुछ गुटों ने भी इस बढ़ती इनडिस्क्रिमिनेट हिंसा की कड़ी निंदा की थी। नेता जगदेव सिंह तलवांडी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि मासूम लोगों की हत्या करना सिख गुरुओं की शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ है और ये मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध है। आम जनता ने भी ये महसूस किया कि ऐसी हिंसा सिख धर्म के मूल इतिहास और दर्शन के बिल्कुल विपरीत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी वर्तमान से आकर कैसे जुड़ती है। प्रमुख राजनेताओं की मौजूदा कानूनी स्थिति पर नजर डालें तो सज्जन कुमार पर दंगे और हत्या के आरोप थे, जो अब आजीवन कारावास काट रहे हैं। जगदीश टाइटलर पर पुल बांगश में हत्या के आरोप तय हुए हैं, हालांकि उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। कमलनाथ पर मॉब हिंसा के आरोप थे, पर उनका नाम कभी एफआईआर में नहीं आया और वो किसी भी लिंक से इनकार करते हैं। और एचकेएल भगत, जिन पर साजिश रचने का आरोप था, उनका 2009 में बिना किसी कानूनी चार्ज के निधन हो गया। ये दस्तावेज इस मामले की अलग अलग दिशाओं को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बेहद गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या समाज सच में उभर सकता है जब न्याय मिलने में पूरे 4 दशक लग जाएं? ये प्रश्न देरी से मिले इंसाफ की उस भारी मानवीय कीमत को दर्शाता है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इस मामले की